एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। एंड मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी पोर्शन, द नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो आज हम एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, विच इज़ द 8th चैप्टर एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट लेट start this chapter with a rapid revision also. Then what is diseases? The state of complete physical, mental and social well-being is called health. मतलब कोई ऐसी स्टेट जिसमें एक कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म जिसकी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है बिल्कुल सही रहती है, उसको बोलते हैं हम हेल्थ। हेल्थ सिंपली डज नॉट सिंपली मीन्स डिजीज़ फ्री कंडीशन और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ को हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है या वो फिजिकल फिटनेस उसमें अच्छी है तो वो सिंपली फिट है। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक ऑर्डर। हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होती है, कैसे कोई भी इंसान अनहेल्दी हो सकता है। तो नंबर 1 दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, द डिफेक्ट विच चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट। कोई भी डिजीज़ ऐसी जिसमें जो कि एक चाइल्ड के अंदर आती है उसके पेरेंट्स से, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स और अदर ऑर्गेनिज्म, कोई इन्फेक्शन जो किसी माइक्रोब से या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड हो रहा है। नंबर 3 इज़ लाइफस्टाइल। आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि पर्टिकुलर अगर हम देखें कोई ना कोई एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स किसी ना किसी बीमारी से ज़रूर जूझ रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी जो है कंडीशन, हेल्थ कंडीशन प्रॉपर नॉर्मल नहीं रहती है। तो ये लाइफस्टाइल पे भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहता है। नाउ गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, अब हम एक गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम गुड हेल्थ को बैलेंस डाइट से मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन से मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करके हमारी बॉडी फिट रह सकती है और हेल्दी रह सकती है। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ एंड द इफेक्ट, हम कुछ डिजीज़ जो कि नॉर्मली हमारी पॉपुलेशन में लोगों में जल्दी जल्दी हो जाती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं, जिससे हम उनसे जल्दी क्योर कर पाएंगे। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ जिससे हम तुरंत हमें इम्यूनाइजेशन मिल जाएगी, मतलब हम उससे इम्यून हो जाएंगे और हमें उनकी वैक्सीन्स वगैरह प्रोवाइड की जा सकती हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल करें, क्योंकि अगर कुछ वेस्ट जो है हमारा बाहर ऐसे आउट एरियाज में प्रेजेंट रहेगा तो वो भी कुछ ना कुछ डिजीजेस हमें कॉज करेगा। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर, फूड, हाइजीन और वाटर की मेंटेनेंस करके रखें। सो नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज डिजीज? डिजीज एक्चुअल में है क्या? इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। नंबर 1 इज इन्फेक्शियस एंड द अदर वन इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस से मतलब ये है कि कोई भी ऐसी डिजीजेस जो इन्फेक्शन के थ्रू फैल रही हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं वो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि एड्स, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। आपने कोल्ड का जो बेसिक एग्जांपल है ये सब में देखा होगा, क्योंकि कोल्ड जो होता है आपने देखा होगा कि एक को होता है घर में तो बाकी सबको भी इजीली परफॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है और वो टच से, सेम एरिया में रहने से या आसपास सबके रहने से इजीली स्प्रेड हो जाता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। एड्स जो है वो एक सेक्चुअली कॉन्टैक्ट डिजीजेज है या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जो कि सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। ट्यूबरक्लोसिस ये एक लंग इन्फेक्शन का टाइप है। मलेरिया ये भी वेक्टर के थ्रू होती है, जिसमें फीमेल एनोफिलीज रिस्पॉन्सिबल होती है मॉस्किटो की। ओके, नाउ द सेकंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब वो छूने से या पास बैठने से या टच से, ये सब चीज़ों से वो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है, जैसे कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा। ये सब डिजीजेस जो है वो हमारी नॉन इन्फेक्शियस है। तो कॉमन डिजीजेज अगर हम ह्यूमंस में देखें तो वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? तो द डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस एक्चुअल में होता क्या है? पैथोजन एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज करते हैं बेसिकली उन चीज़ों के लिए जो बाहर से आते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जैसे कि इट कैन बी अ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स। इनकी वजह से कोई भी डिजीज हमें कॉज हो सकती है। पैथोजन कैन एंटर द बॉडी बाय वेरियस मीन्स एंड मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर। ओके, पैथोजन जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फिर एंटर करके वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिजीजेस हमारी बॉडी में ये धीरे धीरे स्प्रेड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ें तो ये जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की उनको डैमेज कर देती हैं, जो पैथोजेंस जिन्हें कॉज करते हैं। तो कुछ ऐसी ही डिजीज़ के नाम हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ टाइफाइड। ये टाइफाइड हमारी बॉडी में कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड करता है और विडाल टेस्ट से हम इसको
देख सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और नॉट। ओके, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म, इसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर इसमें आता है, वीकनेस होने लगती है, स्टमक पेन। ओके, नंबर सेकेंड इज निमोनिया। निमोनिया का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसमें सिम्टम्स आते हैं फीवर, चिल्स, कफ और हेडेक होने लगता है। और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, हमारी जो एल्वियोलाइज हैं जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती हैं उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जो कि सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। नंबर थर्ड इज दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो होता है हमारा राइनो वायरस। और इसके जो है हमारे सिम्टम्स ये होते हैं कि नेसल कंजेशन, मतलब नोज हमारी प्रॉपर कंजेस्ट करने लगती है, हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। और डिस्चार्ज होने लगता है, सोर थ्रोट, गला बैठ जाता है या चुभन सी होती है, कफ एंड हेडेक। ओके, इसके कुछ इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि जो नोज़ है उसको इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज जहाँ से हम सांस ले रहे हैं उसको भी ये इफेक्ट करता है। नंबर सेकेंड अदर डिजीज इज दैट मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होती है, ये प्लाज्मोडियम एक टाइप का हमारा प्रोटोजोआ उसकी वजह से होती है, जो इसमें विवैक्स भी आता है या प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, फैल्सीपेरम हो गया, इनकी वजह से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं इसमें हाई फीवर, चिल्स हो जाते हैं जो कि 3 से 4 दिन तक रेगुलरली अकर करता रहता है। इसके इफेक्ट होते हैं पैरासाइट, ये जो है बॉडी के अंदर जाता है, मल्टीप्लाई करता है लीवर के सेल्स पे और फिर हमारी आरबीसीज पे अटैक करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स पे अटैक करता है और नॉर्मल आरबीसी के काउंट को कम कर देता है। ओके, नंबर नेक्स्ट इज एमीबाइसिस और एमीबिक डिसेंट्री। एमीबाइसिस जिसको बोलते हैं ये एंटा एमीबा हिस्टोलिटिका एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से होता है। स्टूडेंट्स आपको ये सारे कैजुअल ऑर्गेनिजम्स लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारे टिक द करेक्ट और किसी भी केस बेस्ड स्टडी में ये आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसका जो हमारा सिम्टम्स है वो ये होते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस और ब्लड क्लॉट, और ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। स्कैरसिस की अगर हम बात करें, जो स्कैरसिस ये हेलमिन्स की वजह से होता है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, मस्क्यूलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिक हो जाता है कोई भी इंसान। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर। हेल्दी पर्सन जो है वो वाटर से इन्फेक्टेड हो जाता है और वेजिटेबल्स से। एलिफेंटाइसिस या फाइलेरिसिस जो होता है ये विकेरिया या बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है। इसमें जो लोअर लिम्ब है हमारा, मतलब जो हमारा एब्डोमेन के नीचे का जो पोर्शन है वो स्वेल अप हो जाता है और जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं या लोअर लिम्स जो हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किसी को अगर एलिफेंटाइसिस या फाइलेरिसिस होगी, उसके जो पैर होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, एक्स्ट्रा मतलब जो होते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस वजह से हालांकि इतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उनमें, बट उनमें कहीं ना कहीं पेन या कुछ ये अकर करता है। ओके, या नेक्स्ट इज रिंगवॉर्म्स। रिंगवॉर्म क्या होता है, ये इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें ड्राई स्केली लेशन से आ जाते हैं, छाले से पड़ जाते हैं हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और इन्फेक्ट करता है ये स्किन को, नेल्स को और स्कैल्प को भी। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें प्लाज्मोडियम की, तो वो किस तरीके से फैलता है। प्लाज्मोडियम हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजॉइड्स के थ्रू, यानी कि एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो है वो हमारे जब बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। फिर ये लीवर के सेल्स पे, लीवर पे जाता है हमारे, वहाँ पे इसके सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। आपने मेजरली देखा होगा मलेरिया में, जो किसी अगर इंसान को मलेरिया है तो उसका लिवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा क्योंकि मेजरली इसके जो सेल्स हैं प्लाज्मोडियम के वो लिवर पे ही डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जिस वजह से वो लिवर को मेजरली इफेक्ट करता है। ओके, तो लेटर ये आरबीसीज पे अटैक करता है जिसकी वजह से उसका रप्चर हो जाता है, वहाँ से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिसका नाम होता है हेमोजोइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। हेमोजोइन ही जब रिलीज होता है बॉडी में तभी उसी की वजह से हमें हाई फीवर, चिल्स, जो कि फीवर बार बार 2 से 4 दिन तक ये आता रहता है, रियकर करता है। मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, पहला तो ह्यूमन हो गया और दूसरा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मतलब होस्ट जिनके अंदर ये डेवलप कर रहा है। पहला तो मॉस्क्यूटो के अंदर था ये, फिर मॉस्क्यूटो ने इस ये जो हमारा प्लाज्मोडियम पैरासाइट था इसको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर किया, जो कि लिवर पे जाके डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, पहला तो हमारा हो गया फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, सेकंड वन इज ह्यूमन। तो इस तरीके से दोनों होस्ट की वजह से ये पूरी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो पाती है। तो फीमेल एनोफिलीज एक वेक्टर है इस डिजीज का जो कि ह्यूमन बींग्स तक इसको लेके आता है। तो अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें, yes it is a flow chart.
सबसे पहले क्या होता है, ये बाइट करता है, आप देख सकते हैं स्पोरोजोइड्स जो हैं वो सेलेवरी ग्लैंड में जाते हैं, फिर ये क्या करता है, हेपेटिक सेल्स पे जाता है। हेपेटिक सेल्स मतलब ये हमारे लिवर के सेल्स पे जाता है, वहाँ पे जाके ये हमारा डिवाइड करता है और हेपेटिक डोमेंसी लेके आता है। मैच्योर लिवर स्केनोजोइड्स होते हैं इस पे, और फिर ये आरबीसीज पे हमारे अटैक करता है, यानी कि अर्थ्रोसाइट पे अटैक करता है, और ट्रोनोजोइड पे फिर इसके फर्दर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद ये रप्चर करता है अर्थ्रोसाइट्स को गेमीटोसाइट। फिर इस तरीके से ये बार बार ये इसकी साइकिल परफॉर्म होती रहती है। पहले ये माइक्रोगैमीट बनाता है, फिर मैक्रोगैमीट बनाता है, फिर जाइगोट, फिर जाइगोट के बाद मॉस्क्यूटो के मिडगट में जाता है। मतलब ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे जो साइकिल है ये मॉस्क्यूटो में परफॉर्म हो रही है, और जो राइट साइड में जो साइकिल है वो ह्यूमन की बॉडी में परफॉर्म हो रही है, क्योंकि हमें इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए, जब छोटा सा मॉस्क्यूटो का माइक्रोगैमीट था, फिर मैक्रो था, फिर ये सब मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, और ये जो राइट साइड वाला है ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक एबिलिटी किसी भी होस्ट सेल की कि वो फाइट कर पाए किसी डिजीज से जो उसको एक डिजीज कॉज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी की वो एबिलिटी कि वो हमारे पैथोजेंस जो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं उनसे फाइट कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, और यही जो है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो हमारे अंदर 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट और एक्वायर्ड। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है ऑफ डिफेंस। डिफेंस मतलब बचाना, ये हमें नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्पेसिफिक नहीं रहती है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है ये। और ये हमारी बॉडी में जब हमारी बर्थ होता है तब से ये प्रेजेंट रहती है, और हमें डिफरेंट काइंड के बैरियर से बचाती है। जैसे कि कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको ये रोक के रखती है, बैरियर की तरह काम करती है। तो ये 4 टाइप के बैरियर्स हमारी बॉडी में इसके प्रेजेंट होते हैं, हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे अब। फर्स्ट बैरियर इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब जो आउटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग हो गई एपिथेलियन लाइनिंग की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी एपिथेलियन लाइनिंग की एक कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या यूरोनोजेनाइटिकल ट्रैक्ट में हमारे कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ गया हमारी जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, सलाइवा जो हमारे माउथ में होती है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। नंबर 3 इज सेलुलर बैरियर्स। ये जैसे हमारे हो गए ल्यूकोसाइड्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये हमारे होते हैं सारे सेलुलर बैरियर्स। नंबर 4 है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स में आ जाता है हमारा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो कि कुछ प्रोटीन्स को सेक्रेट करते हैं, इनको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। ये भी काफ़ी सारी डिजीजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक बार इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी में डिफरेंसेस के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। ये हमारे बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहती है हमारी बॉडी में, ये पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ हमारी बॉडी के अंदर रहती है। कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर विद पैथोजन, जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आती है तो और इट्स एंटीजन इज नॉट एसेंशियल, तो जरूरी नहीं है कि इसका एंटीजन ये बना ही ले। ओके, इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल होती है, इनहेरिट कर जाती है, और ये हमारे इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीजेस टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इसको स्प्रेड नहीं होने देती। अब एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, ये इंसान ड्यूरिंग लाइफ टाइम डेवलप कर पाता है, ये छोटी टाइम के लिए रहती है, लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में लाइफ लॉन्ग होती है। ये कॉन्टैक्ट जब पैथोजन के साथ आता है तो इसमें एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट बी पास टू द, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है, कुछ ही टाइम तक एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर रहती है। तो ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो पैथोजन जो स्पेसिफिक होते हैं इसमें डिफेंस के, इनमें मेमोरी प्रेजेंट होती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन पहली बार आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में पहला रिस्पॉन्स जो अकर करता है, मतलब फॉर फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अगर एंटर कर रहा है तो जो पहला रिस्पॉन्स हमारी बॉडी उसको दिखाती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ओके, तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब इतना हाई इंटेंसिटी से ये परफॉर्म नहीं करता, धीरे धीरे करके पहले ये पैथोजन को समझता है कि कौन सा पैथोजन आ रहा है, उसके लिए हमें कौन से बैरियर्स को एक्टिवेट करना चाहिए, तो ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर अगर हम देखें सेम पैथोजन का प्रोड्यूस हायर इंटेंसिफाइड रिस्पांस, तो अगर वही पैथोजन एक बार एंटर कर गया बट थोड़े टाइम बाद वो दोबारा एंटर करेगा, तो दूसरी टाइम में जब वही सेम पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, उसका एनकाउंटर होगा, तो क्या होगा, तब जो रिस्पांस हमारा बॉडी जनरेट करेगा तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पांस। और ये वाला जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है इसकी इंटेंसिटी हायर होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी बॉडी को अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी को उस पैथोजन के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, कौन से बैरियर्स को जल्दी जल्दी एक्टिवेट करना है जिससे वो पैथोजन हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। बट जब वही रिस्पॉन्स जब प्राइमरी फॉर्म में हुआ था तो हमारी बॉडी को इतने अच्छे तरीके से उस पैथोजन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अभी हम उसके हैबिचुअल नहीं थे कि भाई ये जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी या ये हमारी बॉडी को
क्या क्या हार्म कर सकता है। ओके, तो इसकी मेमोरी जो होती है वो अच्छी होती है, और जो हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटेंसिटी लो होती है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी हाई होती है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है इसको हम एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी क्रिएट कर लेता है फर्स्ट इनकाउंटर के बाद। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं ये कैरीड आउट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ को सोल्जर ऑफ द बॉडीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये इसके अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं इनके अंदर दो चेन्स होती हैं, एक लाइट चेन होती है, दो लाइट चेन होती है और दो हैवी चेन्स होती हैं। तो ये जो इन्वॉल्व होती हैं जो डिफरेंट टाइप की लिम्फोसाइट्स, तो पहली हो गई बी लिम्फोसाइट्स, ये ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करती है, और टी लिम्फोसाइट ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके के होते हैं। यस, जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं, और ये वेरियस टाइप के होते हैं, IgA, IgM, IgE और IgG, 4 टाइप के होते हैं। ओके, हर एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 2 लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। जो 2 आर लॉन्ग एंड कॉल्ड हैवी चेन, जो लंबी वाली होती है उनको हैवी चेन्स बोलते हैं, और थोड़ी 2 जो होती है वो शॉर्ट होती है उनको हम लाइट चेन्स बोलते हैं। और ये दोनों जो है इस तरीके से अरेंज होती है कि ये वाई टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये इस तरीके से हम देखते हैं H2L2 मतलब हैवी 2 चेन्स और लाइट 2 चेन्स। आप इधर ये मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट चेन्स हैं जो छोटे वाले हैं, और जो लंबी वाली जो चेन्स हैं उसको हम बोलते हैं हैवी चेन्स, और बीच में इनके डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये जुड़े हुए रहते हैं, और वो जो ऊपर वाले साइड से इनके ओपनिंग वहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, और ये इनके वेरिएबल रीजन्स होते हैं अलग अलग। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन की वजह से इम्यूनिटी को फर्दर कैरेक्टराइज किया गया था 2 टाइप्स में, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडीज, जब बॉडी हमारी अपनी ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब उसने किसी बाहर से किसी भी इंसान की हेल्प नहीं ली, अपनी ही बॉडी में जनरेट हो रही है जो हमारी एंटीबॉडीज, वो जब प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हर टाइम एक्टिव रहती है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि ट्रांसफर की जाती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे की बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अभी जैसे हमारा कोरोना आया था जब, तो हमने बहुत सारी वैक्सीन ली थी, रेडीमेड वैक्सीन ली थी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोरोना के अगेंस्ट या कोविड-19 के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, जिस वजह से हमारी बॉडी उस वायरस से फाइट कर पाई थी। ओके, तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी में डाली जा रही हैं। तो ये जो इस टाइप की इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी आती है बॉडी के अंदर, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और इसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम जो होता है, ये जब मदर फर्स्ट टाइम फीड कराती है बेबी को, तो उसके मिल्क में एक कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तभी बोला जाता है स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में किसी भी बेबी के बर्थ में उसको जो है हमें मदर से फीड कराना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एक बेबी के अंदर जाती हैं, जिस वजह से वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रम है इसके अंदर एंटीबॉडी होती है IgA, ये एग्जाम्पल होता है पैसिव इम्यूनिटी का, जो कि मदर से मिलती है एक चाइल्ड को। IgA इसलिए है, और ये पैसिव इम्यूनिटी इसलिए क्योंकि बाहर से हम रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करा रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल को। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ के बारे में जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट है, IgA, IgM और IgE। इनको हम ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं। ओके, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, इसको HIV बोलते हैं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसको हमने 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया है, सेल्फ और फॉरेन मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन, कभी कभी जेनेटिक और अननोन रीजन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो हमारे सेल्फ जो सेल्स हैं उन्हीं को अटैक करने लगती है, मतलब हमारी खुद की ही बॉडी हमारे ही सेल्स को अटैक करने लगती है, जिस वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं, और इस डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब अपने आप, इम्यून मतलब खुद की ही इम्यूनिटी को ये डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां, ऐसी कुछ सेल्स जब हमारी बॉडी को खुद के ही सेल्स को जब वो अटैक करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। ओके, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है ये इसका एक एग्जांपल है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं गठिया। इसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। आपने मोस्टली देखा होगा कुछ एज लोगों में, अपने आसपास के लोगों में आपने सुना होगा उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, हाथों में बहुत दर्द रहता है, या जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत दर्द रहता है। तो ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं
एलर्जीज़ के बारे में। एलर्जीज़ क्या होती है? ये एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होती है इम्यून सिस्टम का, जो कि सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट जो होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में उनसे क्रिएट होती है। जो एलर्जीज आपने देखी होंगी, कुछ लोग होते हैं उनको धूल से एलर्जी होती है, किसी ऐसे एरिया में वो चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है या फिर धूल मिट्टी वगैरह है तो उनको तुरंत छींकें आने लगती हैं। तो ये क्या है? एक एलर्जी है। ओके, तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं एलर्जेंस। मतलब वो सब्सटेंसेज जिनकी वजह से कुछ इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आते हैं, इनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। तो जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती हैं इस टाइप में एलर्जी की फॉर्म में, वो आईजीई होती है। ओके, कोलेस्ट्रॉल में कौन सी थी? आईजीए थी। और हमारी एलर्जीज में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो आईजीई टाइप की होती है। इसको नाम से याद रखिएगा, एलर्जीज में ई आता है तो आईजीई से आप याद रखिएगा। एलर्जी इज ड्यू टू द सेक्रीशन ऑफ केमिकल। ये एक एलर्जी किस वजह से होती है? केमिकल की वजह से होती है, जिसका नाम होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल से बनती है। ओके, तो कहीं अगर पूछा जाए कि जो हमारी एलर्जीज है या एलर्जेंस है वो किस वजह से बन रहा है, तो वो एक एंजाइम हमारी बॉडी में सेक्रीट होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन या सेरोटोनिन, उस वजह से एलर्जीज डिफरेंट डिफरेंट कॉज होती हैं। ओके, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, तो जो ह्यूमन सिस्टम है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ते हैं। सेल्स और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो ऑर्गन्स होते हैं वेयर ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका ओरिजिन होता है, वहीं से बनते हैं, वहीं पे मैच्योर होते हैं, वहीं पे प्रोलिफरेट कर जाते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो होता है हमारा बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो हमारे जो है बैक में प्रेजेंट रहती है स्पाइनल कॉर्ड में, और थाइमस एक हमारा जो पर्टिकुलर ग्लैंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो आफ्टर मैच्योरेशन, जब हमारी लिम्फोसाइट मैच्योर कर जाती हैं, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाती हैं, माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं? स्प्लीन। ओके, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, या पेयर्स पैचेस हो गए ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स में, यहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाती हैं। ये कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो कि इंटरैक्ट करवाती है लिम्फोसाइट्स को विद एंटीजेंस। ओके, तो लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं विद द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको माल्ट भी बोला जाता है। तो लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं उन लाइनिंग्स पे, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे, जिसको हम लोग माल्ट बोलते हैं या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज भी कहा जाता है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज। इसमें 50% जो है लिम्फॉइड टिश्यूज हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म हमने पढ़ी है, काफी 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और ये एक वायरस की वजह से कॉज होता है जिसको हम बोलते हैं HIV। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, जो कि एक रेट्रो वायरस का फॉर्म है। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, मतलब HIV कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये पहली तो बात है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हो रहा है हमारा, तो वो ट्रांसफर या इन्फेक्ट होगा। और दूसरा, कुछ ऐसे कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे निडल्स होती है ना, हम लोग बार बार चेंज करते हैं निडल्स वगैरह को, ताकि जो है हमारी मतलब हर कोई भी नया इंसान अगर कोई निडल यूज़ कर रहा है तो हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को ऐसी इन्फेक्टेड डिजीज़ है तो वो दूसरे में ना जाए। तो ट्रांसफ्यूजन अगर हम सेम निडल से कर लेंगे तो हमारी भी बॉडी में वो उसके पैथोजेंस एंटर कर जाएंगे। सेम निडल्स या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं, वो सेम निडल्स कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से ये बीमारियाँ फैल जाती हैं। इन्फेक्टेड मदर है, अगर किसी की मदर को अगर एड्स है तो वो अगर जो चाइल्ड होगा फॉर एग्जाम्पल, उसको भी प्लेसेंटा के थ्रू वो एड्स का जो वायरस है वो स्प्रेड हो जाएगा। ओके, रेप्लिकेशन जो है रेट्रोवायरस का हमारे मैक्रोफेजेस में ये अकर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, वायरस एंटर्स द मैक्रोफेजेस, फिर उसके बाद RNA जीनोम जो है वायरस का वो रेप्लिकेट हो जाता है ताकि वो वायरल DNA को फॉर्म कर पाए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। फिर उसके बाद वायरल DNA जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ये चला जाता है DNA के। फिर जो वायरल DNA है डायरेक्ट होस्ट सेल DNA टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स ही बनाने लगता है। साइमल्टेनियसली HIV एंटर करता है लिम्फोसाइट्स में, T लिम्फोसाइट्स में, और वहाँ पे रेप्लिकेट करता है ताकि वो प्रोजेनी बना सके अपने ही वायरस की। फिर उसके बाद प्रोजेनी जो वायरस की है वो रिलीज हो जाती है ब्लड के अंदर। फिर ये अटैक करता है हमारे T लिम्फोसाइट्स पे, जो कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है हमारी बॉडी में। फिर इट टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर सेल्स इन द बॉडी। तो ये कुछ टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं उन पे उनकी जो नंबर है उसको डिक्रीज कर देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी जो मतलब ये जो बीमारियां हैं उसकी इम्यूनिटी जो हमारी वो डाई कर जाती है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, डेडली डिजीज़ है ये, कि इसका क्योर अभी तक नहीं हो पाया है, बट कि कुछ केसेस में कुछ मतलब ऐसी मेडिकेशंस बनाए गए हैं जिनकी वजह से इससे किसी भी पर्टिकुलर और ह्यूमन बीइंग को अगर ये बीमारी है तो उसकी लाइफ को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, बट परमानेंटली इस बीमारी को अभी तक क्योर नहीं कर पाए हैं। ओके, सो ये तो हो गई हमारी एड्स की बात। ये काफ़ी बार पूछा गया तो आप इसको रिवाइज करते रहिएगा।
अब हम बात करते हैं एड्स, ये जो है इज डज नॉट स्प्रेड बाय फिजिकल कांटेक्ट, ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड करता है, मतलब ये छूने से या पास बैठने से किसी इंसान के जिसको एड्स ऑलरेडी हो रखा है उससे नहीं फैलता है, ये केवल बॉडी के फ्लूइड से फैलता है। देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लैग होता है, मतलब किसी को अगर ये हो गया है तो उसको होने में और उसके सिम्टम्स को दिखने में एक थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 5 से 10 साल का। सिम्टम्स दैट में वेरी फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हम एड्स का करें, जो टेस्ट होता है मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को एड्स है, तो ये एक इसका टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। काफ़ी बार पूछा गया ये कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग इज सफरिंग फ्रॉम अ एड्स, तो ये इसको बोलते हैं एलिसा, जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका ट्रीटमेंट इस डिजीज़ का जो है विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की वजह से ये पार्शियली इफेक्टिव रहता है और जस्ट प्रोलॉन्ग द लाइफ बट नॉट प्रिवेंट द डेथ। वही सेम चीज़ बता रहे हैं कि ये लाइफ को प्रोलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक बढ़ा सकता है, बट ये परमानेंटली क्योर नहीं कर सकता। इसके बाद भी कुछ टाइम बाद भले ही, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी 5 साल में मरने वाला है इसकी वजह से, तो हो सकता है वो 10 साल में मरे, बट मरेगा वो ज़रूर, क्योंकि इसकी परमानेंट क्योर अभी तक नहीं मिल पाई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेट्रोवायरस किस तरीके से फैलता है। पहले रेट्रोवायरस था तो इसका वायरल कोर डीएनए था, ये एंटर करा नॉर्मल सेल के अंदर, फिर सेल के अंदर ये एनिमल सेल के अंदर आया तो वायरल आरएनए जो है इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, फिर उसके बाद वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर उसके बाद वायरल डीएनए जो है होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद जो नए वायरल आरएनए थे वो प्रोड्यूस हुए इन्फेक्टेड सेल्स में, फिर न्यू वायरस जो है वो अलग अलग इस तरीके से डिफरेंट फिर से आरएनए जो है वो बन गए, न्यू वायरस जो है वो इन्फेक्ट करने लगा दूसरे सेल्स को भी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कैंसर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स में, जो कि मेजर कॉज डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डेथ ही कॉज कर रही है। तो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि दूसरे सेल्स के साथ होती है, जिसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो कैंसर सेल लॉस दिस प्रॉपर्टी। ओके, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक्चुअल में है क्या? फॉर एग्जांपल एक सेल अगर है वो दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है तो वो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इरेगुलर सा शेप कभी भी वो नहीं बनाएंगे। तो अगर ये कोई भी हमारी बॉडी के सेल्स अगर इरेगुलर शेप बना रहे हैं, लंप बना रहे हैं, मतलब कोई ऐसे ही बिना शेप के डिवाइड कर रहे हैं, उनकी कोई भी ग्रोथ में उनकी कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये जो सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स होते हैं और ये पर्टिकुलर डिवीजन इनका इसी टाइप से होता है। ओके, तो जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ओके, तो सेल्स अगर हम देखें नॉर्मल सेल्स ये जो होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक ही जैसे रहते हैं, मतलब सेम होंगे, एक साइज अगर वैसा होगा दूसरे का भी वैसा होगा। कैंसर सेल्स जो होते हैं इनमें वेराइटी ऑफ शेप्स होते हैं, मतलब कोई अगर एक होगा गोल, एक होगा स्पिंडल शेप्ड, एक होगा अलग कुछ, एक होगा अलग, मतलब सब अलग अलग रहते हैं, कभी भी एक यूनिफॉर्म साइज के वो नहीं होते हैं। ओके, अब हम अगर इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो शेप्स और साइज़ में ये डिफर करते हैं, और जो न्यूक्लियस हैं इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इनका जो कैंसर सेल्स के होते हैं, और रिलेटिवली छोटा सा साइटोप्लाज्म होता है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें सेल डेथ की, तो जो नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे अगर सेल्स एक तरीके के प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो डिवाइड करना स्टॉप कर जाएंगे, और ये जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं कंट्रोल मैनर, मतलब कंट्रोल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई डिवाइड होते जा रहे ज़रूरत नहीं है फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड फॉलो अ प्रेडिक्टेबल लाइफ, और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो प्रेडिक्टेबल होती है कि हाँ भाई इसके बाद ये बनेगा, मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना सेल डिवीजन में कि प्रॉपर एक शो करते हैं कि मेटाफेज फिर प्रोफेज तरीके से पूरी स्टेजेस शो करते हैं, बट ऐसा इनमें नहीं देखा जाता है। तो नॉर्मल सेल्स में प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है, दे डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एंड डैमेज देयर ऑर्गेनल्स, मतलब अगर कोई भी ऐसा सेल जो इरेगुलरली ग्रो कर रहा है तो ये अपने आप ही एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, मतलब सेल की डेथ करा देना खुद ही तक, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड वजह से ग्रो कर रहे हैं। तो जो कैंसर सेल्स हैं इनके अंदर ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, और ये जो है इनका कोई भी स्टॉप, मतलब ये ग्रोथ इनकी जो होती है स्टॉप नहीं होती, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है। आपने देखा होगा लोगों के जो एक कैंसर की जो स्टेज होती है वो पहले जब शुरू होती है तो वो एक फॉर्म में होती है जिसको बोलते हैं ट्यूमर टाइप का, छोटा सा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पे अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है, रुक नहीं रहा है। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल सेल्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉपर फंक्शन में, लेकिन कैंसर सेल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। अब एडेशन और इन्वेजन की बात करें तो वो सेल्स जिनमें एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होती है वो उन्हें अलाउ करती है कि वो एक बॉन्ड बना पाएँ अदर सेल्स के साथ, तो ये नॉर्मल सेल्स के अंदर ये फंक्शन होता है। बट वही चीज़ अगर हम कैंसर सेल्स में देखें तो इनके अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ये एक दूसरे के सेल्स के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये ऑलरेडी लूज कर चुके हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जो कि हमने पहले पढ़ा है। दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू इन्वेड, ये क्या करते हैं कहीं भी घुस जाते हैं और वहाँ पे स्प्रेड करने लगते हैं ताकि वो ट्रैवल, मतलब ब्लड स्ट्रीम्स में भी, मतलब इनके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि फॉर एग्जांपल एक जगह हमने
ट्यूमर बना, अगर वहाँ पे वो प्रेजेंट है वहाँ सेल्स, तो वो दूसरी जगह पे जब ब्लड के थ्रू फ्लो करते हुए जाएंगे तो वो दूसरी जगह भी वहाँ पे भी स्प्रेड हो जाएंगे, ब्लड के थ्रू फ्लो करेंगे, वहाँ पे भी एक लंप बना लेंगे, मतलब मास ऑफ सेल्स बना लेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं स्टार्ट करते हैं एक इमेच्योर सेल से, फिर मैच्योर होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर फंक्शंस अपने अपने आ जाते हैं। बट अगर हम कैंसर सेल की बात करें, ये मैच्योर नहीं होते हैं, इनमें कोई भी अपोप्टोसिस नहीं होती है और ये इमेच्योर रहते हैं हर टाइम। और कैंसर सेल्स होते हैं प्रिमिटिव होते हैं और इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज फंक्शन, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर काम नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन ये बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्यूमर कॉज करना है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे यही ट्यूमर आगे जाके अगर प्रॉपर क्योर नहीं मिल पाती है ये कैंसर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन की। तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सिग्नल को, मतलब कोई भी सिग्नल हम बाहर से दे रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स हमारे सिग्नल समझ जाएंगे कि ऐसा ऐसा हमें करने को बोला जा रहा है, तो हमारा काम है कि अब हम ये फंक्शन परफॉर्म कर पाएं। बट वहीं अगर हम देखें इनफ सेल्स, न्यू सेल्स होते हैं ये स्टॉप, मतलब अगर बहुत ज़्यादा नए सेल्स बन गए एक जगह पे तो ये डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। वहीं अगर हम कैंसर सेल्स में देखें ये सिग्नल्स को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि इन्हें समझना ही नहीं होता है। हेंस दीज सेल्स इरेटिकली रिप्रोड्यूस म्यूटेटेड सेल्स। ये जो है जो म्यूटेटेड सेल्स है उनको भी इरेटिकली रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं डिवाइड होना और ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ट्यूमर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेनिग्न ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसके बारे में भी अगर हम समझते हैं, पहले एक बार मैं समझा देती हूँ फिर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? जब एक ट्यूमर जो है, जब एक हमारी बॉडी में एक जगह पे मास ऑफ सेल्स बना रहता है और वो एक ही जगह पे रहता है हमेशा ऑल द टाइम, तो उसको हम बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर। तो बेनिग्न ट्यूमर जो होते हैं वो कम टॉक्सिक माने जाते हैं, मतलब उनको ट्रीट किया जा सकता है। मतलब अगर एक जगह पे हमारे ट्यूमर बन गया है और उसके सेल्स को हम अगर उन कीमोथेरेपी या कोई भी थेरेपी करके हटा देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक ये भी हो सकता है कि हाँ इंसान को आगे फर्दर कैंसर ना हो, क्योंकि वो जो हमारे ट्यूमर है वो किसी और जगह पे हमारी बॉडी में नहीं एंटर कर रहे हैं। बट वही अगर हम देखें मैलिग्नेंट ट्यूमर में, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं, ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से शो करते हैं। मतलब एक जगह पे अगर हमारे ट्यूमर है तो उसके सेल्स क्या होंगे, ब्लड के थ्रू फ्लो करके दूसरी जगह पे भी स्टेबल हो जाएंगे, फिर तीसरी जगह पे भी चले जाएंगे, मतलब पूरी ब्लड स्ट्रीम में ये फ्लो करेंगे और ये हर जगह पे उन सेल्स को डिवाइड करते रहेंगे, जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी में ये कैंसर सेल्स स्प्रेड कर जाएंगे क्योंकि ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बेनिग्न ट्यूमर ये कन्फाइंड रहते हैं अफेक्टेड ऑर्गन पे, मतलब एक ही जगह पे रुके हुए रहते हैं। इनकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है और इनकी कोई भी स्टेज नहीं प्रेजेंट होती है। ये लिमिटेड डैमेज, मतलब एक बहुत कम से कम डैमेज हमारी कॉज करते हैं बॉडी को, इनमें मेटास्टेसिस नहीं होती है और ये नॉन कैंसरस, मतलब कैंसर नहीं फॉर्म कर सकते। ये हो सकता है ट्यूमर फॉर्म कर लें और ट्यूमर हम किसी भी तरीके से मेडिकेशन से क्योर करा जा सकता है, बट कैंसर इज वेरी टफ टू क्योर। ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड कर जाएंगे। फिर इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं ये, इनकी स्टेजेस भी बहुत आगे आगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैच्योर करते हैं इनके सेल्स। फिर जो कैंसर सेल्स है ये माइग्रेट करते हैं अदर साइड्स ऑफ द बॉडी पे, मतलब एक साइड पे प्रेजेंट है दूसरे साइड पे चले जाएंगे, वहाँ पे भी कैंसर कॉज करने लगेंगे। इनके अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मैंने भी बताया था, और ये कैंसरस ही होते हैं, मतलब ये एट द एंड कैंसर ही कॉज करेंगे। तो कॉज क्या है कैंसर की? तो कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स जो होते हैं ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे एजेंट्स फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, इनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। जो भी कैंसर कॉज कर रहे हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो कैंसर कॉजिंग वायरस जो होता है उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, कैंसर कॉजिंग वायरस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और जो सेल्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। जीन्स आर कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। सेवरल जीन्स जो होते हैं जिसको हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं नॉर्मल सेल्स में। मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, अगर उसमें ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है तो हम पहचान लेंगे कि हाँ ये नॉर्मल सेल नहीं है, और ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही एक्टिवेट होते हैं और ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेल्स को। कैंसर को हम डिटेक्ट भी कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं डिटेक्शन से, बायोप्सी से या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से, टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड के अंदर या बोन मैरो के अंदर कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं इनके, या रेडियोग्राफी से, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी से, या एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। ये सब बहुत ही यूजफुल होते हैं ताकि हम कैंसर को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, हम इजीली एम्प्यूटेट कर पाएँ। ओके, तो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है कैंसर का? तो पहला तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, कैंसर टिश्यूज़ जो होते हैं वो सर्जिकली रिमूव किए जा सकते हैं। दूसरा रेडियोथेरेपी होती है, जो ट्यूमर सेल्स हैं हमारे वो इरेडिएटेड लीथली होते हैं बाय रेडिएशन, मतलब हम उसको रेडिएशन से भी खत्म कर सकते हैं। तीसरी होती है कीमोथेरेपी, तो ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि हम कैंसर सेल्स को किल कर पाएँ, बट शो साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। लेकिन कीमोथेरेपी में भी क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे ये इफेक्ट शो करते हैं जैसे हेयर लॉस, एनीमिया, ये सब हो जाता है। इम्यूनोथेरेपी की अगर हम बात करें, पेशेंट्स आर गिवन विद अल्फा इंटरफेरॉन्स। इम्यूनोथेरेपी में हम इंटरफेरॉन्स, मैंने भी बताया था, इंटरफेरॉन्स जो होता है हमारा साइटोकाइन बैरियर होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही डेडली डिजीज को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कैंसर भी इनमें से एक है, इम्यूनोथेरेपी में यूज़ किया जाता है इसको, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हेल्प करता है इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ओके, ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में अगर हम पढ़ें
तो कॉमनली अब्यूज ड्रग जो होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ जो की जाती है वो ओपियोइड्स, कैनाबाइनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर, ये फ्लावरिंग प्लांट से बनती है, और कुछ जो बनती है वो फंजाई से भी बनती है। ओपियोइड्स के बारे में अगर हम देखें, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, जो कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट रहता है। हीरोइन ड्रग के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इसको स्मैक भी बोला जाता है। केमिकली ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन होता है, जो कि वाइट ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये एक्सट्रैक्ट किया था लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, एक प्लांट होता है, इसका नाम होता है पॉपी, उसके लेटेक्स से निकाला जाता है, जिसको हम लोग पेपेवेरम सोमनीफेरम भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको पॉपी कहा जाता है। तो जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है ना कि इन्होंने क्या करा, कुछ पाउडरी फॉर्म था इसका, इन्होंने पाइप्स लगाए या कुछ ऐसे करके रखा और ये नाक में सीधे स्नॉट कर लिया, मतलब नाक के अंदर ले लेते हैं सीधे, तो इसको बोलते हैं स्नॉटिंग, या इंजेक्शन के थ्रू ले लेते हैं। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी, ये एक डिप्रेसेंट है और ये बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। कैनाबॉइनॉइड्स की अगर हम बात करें, ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं कैनाबॉइड रिसेप्टर से, जो कि हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबॉइनॉइड्स जो हैं वो हमारे ऑब्टेन करते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स है, जिसको कैनबिस सटाइवा, भांग का पेड़ जो होता है उससे ही मिलते हैं, कैनबिस सटाइवा बोला जाता है। दे इंक्लूड मैरिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा, ये सब जो है हमारे इन्हीं से आ रहे हैं। दे जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनको हम इनहेल करके ले सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं, और इनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ये हार्ट की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करते हैं। ओके, कोका एल्कलॉइड्स की अगर हम दूसरी तरफ बात करें या कोकेन की बात करें, ये हमें मिलता है कोका प्लांट से, जो कि एर्थ्रोक्साइलम कोका जिसको बोलते हैं, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है, वहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, और ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन में, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है इंटरफेयर करता है न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन में। ओके, कोकेन की अगर हम बात करें तो कोकेन के बारे में अभी पढ़ते हैं। सो यस, कोकीन जो है इसको कॉमनली हम कोक बोलते हैं, या क्रैक इज यूजली स्नॉटेड, इसको भी हम स्नॉट करके ही लेते हैं, मतलब सीधे हम इसके नोज़ के अंदर स्नॉट करते हैं। इसके अंदर पोटेंसी होती है कि ये एक्शन परफॉर्म करती है और सीधे इफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसमें सेंस ऑफ यूफोरिया आ जाता है, और इंक्रीज, मतलब एकदम से अगर आप कोई भी इंसान अगर ये ले रहा है कोकेन, तो उसको एकदम से लगेगा उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, एडोलेंस और ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें, मतलब आजकल हम देखते हैं एडोलेंस पीरियड में जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी उनके अंदर ड्रग अब्यूज़ ये जो है देखा जा रहा है। तो एडोलेंस जो होती है वो पीरियड होती है जहाँ पे एक चाइल्ड मैच्योर हो जाता है। ओके, बट ये जो होती है एज जो होती है 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज की होती है, जहाँ पे एक चाइल्ड जो है सेक्चुअली मैच्योर होता है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर हमें इससे किसी भी चाइल्ड को बचाना है ड्रग अब्यूज़ से, तो हमें उसको प्रॉपर अपब्रिंगिंग देनी पड़ेगी, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि आगे जाके उनकी पूरी लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी बैड फॉर अ यूथ टू यूज़ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो अगर हम देखें कि कॉजेज़ क्या होंगे ड्रग अब्यूज़ के, तो ये क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग में होता है ना कि बच्चों में, कि आसपास के जितने भी फ्रेंड्स हैं कोई ले रहा है कि चल भाई तू भी लेके देख, बहुत अच्छा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। एडवेंचर, उनको एडवेंचर लगता है, नई चीज़ें लगती हैं, बट एक्चुअल में इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। ओके, एक्साइटमेंट, स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है कि भाई चलो ट्राई करके देखें, ये है वो है, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद धीरे धीरे उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद अब जब बिल्कुल ये चीज़ उनके अंदर रहने लगती है कि हाँ उनको हर टाइम चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको इसकी चीज़ समझ में आती है कि भाई उस टाइम रुक जाते तो आज ये हालत नहीं होती। फिर स्ट्रेस या प्रेशर में लेते हैं बच्चे, एक्सेल इन एग्जामिनेशन, मतलब प्रेशर में हो रहा है, चलो भाई प्रेशर होता है किसी बच्चे को एग्जामिनेशन का या किसी भी चीज़ का, तो चल दो भाई एक सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन भाई वो एक सिगरेट जो है वो आगे जाके पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर कोई भी बच्चा जो है वो उसका हैबिचुअल हो जाता है। ये लंग्स को प्रॉपर पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। ये अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इसके, जो कि देखा जाता है। इसके विड्रॉल सिम्टम्स तो बहुत ख़राब होते हैं, मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर इंसान जो डेली बेसिस पे ड्रग्स का कंटेन कर रहा है, तो अगर उसको एक टाइम पे नहीं मिलेंगे तो उसकी बॉडी इतनी विगरसली रिस्पॉन्ड करेगी इसके लिए, उसको लगेगा बस किसी तरीके से उसको मिल जाए, मतलब अगर उसको नहीं मिलेगी तो भी उसकी डेथ हो सकती है अगर वो बहुत एक्सेसिव यूज़ में उसको ले रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और ये ड्रग्स अब्यूज़ जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूथ में आजकल ट्रेंड में है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। सो मतलब मेरे ओपिनियन में तो यही है कि भाई किसी को भी ऐसे ड्रग अब्यूज़ का कोई भी सामना नहीं करना चाहिए जो कि आगे जाके उनकी हेल्थ को इफेक्ट करे, विच विल एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। ओके, तो इफेक्ट्स अगर हम देखें ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ के, तो रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, मतलब अगर कोई भी इंसान एल्कोहल या ड्रग्स ले रहा है उसका बिहेवियर बहुत अलग होता है। मेलिशियस मिसचीफ, मतलब बहुत अजीब सा होता है। वॉयलेंस, मतलब बहुत गुस्सैल हो जाते हैं वो लोग। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता, कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन हो जाता है उन्हें। आइसोलेशन, मतलब अकेला सा फील करते हैं। एग्रेसिवनेस, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। तो डिपेंडेंस एक टेंडेंसी है बॉडी की जो कि मैनिफेस्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक और अनप्लीजेंट विड्रॉल
सिंड्रोम, वही जो मैंने बताया, इसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ख़राब होते हैं। मतलब अगर एक एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड अगर किसी की ड्रग की एक डोज हो गई है जिसमें क्या हो जाता है एंजाइटी है, मतलब किसी ने अगर ड्रग की एक डोज नहीं ली है जो कि कंटिन्यूसली ले रहे हैं बहुत टाइम से, तो उनको आदत पड़ जाती है। इस वजह से क्या होगा, एंजाइटी होने लगती है उन्हें, शेकिंग, उनकी बॉडी शेक करने लगती है, नोजिया, स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा एकदम से आने लगेगा, नोजिया मतलब चक्कर, वॉमिटिंग, ये सब होने लगेगा। तो प्रिवेंशन जो है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, तो किस तरीके से रोका जा सकता है, मतलब अगर आपके माँ बाप आपको सही तरीके से समझा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी बैड फॉर योर लाइफ। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बच्चों के लिए एजुकेशन और काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करने चाहिए, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर इनकी इफेक्ट्स के बारे में बताया जाए, जिससे कम लोग उधर जाए। मेरी राय में तो कोई भी उधर ना जाए, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको अपने पेरेंट्स से या अपने जिनके भी वो ज़्यादा क्लोज है उनसे हेल्प लेनी चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, और अगर जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं, फिर उन्हें मेडिकल हेल्प ही लेनी चाहिए। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल। इट इज़ इंटरेस्टिंग चैप्टर and very deep also. So if you have any problem related to this chapter, so you all can comment in my comment section, and please revise things periodically because your boards exams are very close. So thank you for today. Okay, all the best, take care, bye bye.